हाय एवरीवन, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गॉस लॉ। तो इस बार हमारा जो चार्ज है वो वैक्यूम में नहीं रखा हुआ होगा, वो किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा हुआ होगा। और होगा क्या कि ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा इंग्लिश वाले इसमें क्लियर ज्यादा है। ये देखिए, ये सेंटर पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये सेंटर पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है। इसके चारों तरफ आपको ये बहुत सारे डाइपोल बने हुए दिख रहे होंगे। तो ये रियल में पहले डाइपोल नहीं थे। हुआ क्या कि इस प्लस क्यू चार्ज ने इसके चारों तरफ न्यूट्रल एटम्स थे। उन एटम्स को बोल दो या मॉलिक्यूल्स को बोल दो, उनका नेगेटिव चार्ज इसने अपनी तरफ खींच लिया। आई बात समझ में? उनका नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लिया और पॉजिटिव चार्ज को दूर कर दिया। और जो दूर गया हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो अपने बाद में आने वाले एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया और पॉजिटिव चार्ज को दूर कर दिया। और यही सीक्वेंस चलता गया। ऐसी सिचुएशन में अगर हम कोई आर रेडियस का गोला ड्रॉ करें, स्फेयर बनाएं, तो उस स्फेयर के अंदर हमें नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं से भी क्रॉस करते हुए, मैं अलग कलर से लेती हूँ, रेड कलर से। ओके, तो मान लीजिए कि मैंने आर रेडियस का इस तरह से गोला लिया है। ये देखो, अब आप इसके अंदर देखिए, इस प्लस क्यू को चार्ज को छोड़ दीजिए, तो ये नेगेटिव चार्ज एक तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद फिर से नेगेटिव की एक लेयर बन रही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे वो सरफेस लेते हो तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है वो सरफेस पे ज्यादा। आपके बीच वाले सारे चार्जेस कैंसिल होते जाएंगे। वो क्यों कैंसिल होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल आपको बता दिया था। तो हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा रहेगा। और अगर आपको ये चीज कन्विंसिंग नहीं लगती है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमने प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ है तो ऑब्वियसली सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। तो अगर आपको वो डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना ही समझ में रखिए कि क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया है, इसलिए इस गोले के सरफेस पे कौन से चार्ज को ये इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज को, जो कि हम 11-12 में पढ़ते आए हैं। तो सपोज यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसे हम सिग्मा पी से डिनोट करते हैं विद नेगेटिव साइन, क्योंकि एक तो वो नेगेटिव चार्ज है और सिग्मा पी जो है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, मतलब कि पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो हमारे पास हो जाएगा। और क्योंकि ये रेडियस हमने आर लिखी है तो सरफेस पे अगर क्यूपी चार्ज है, क्यूपी चार्ज है तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होगा, हमें पता है सिग्मा फी का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होगा, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है, मान लीजिए क्यूपी चार्ज आ जाता है, ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो ना पूरे सरफेस पे फैला हुआ, ये क्यूपी है। और एरिया कितना होगा, आर रेडियस का हमारे पास गोला है तो 4πr²। तो यहाँ से अगर क्यूपी की वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा पी इंटू 4πr²। हाँ, ये जरूर है कि ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो हमने रखा है और उसकी वजह से यहाँ पर देखिए जो डाइलेक्ट्रिक है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो गए, है ना। और उससे हुआ क्या कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो तो प्लस क्यू की तरफ आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे दूर हो गए, ज्यादा दूर चले गए। ये हमें डायग्राम में यहाँ पर दिख ही रहा है। ओके, अब इसके ये दूर हो जाता है ना। अब हमने ये देखा है यहाँ पे, इस ई पी और डी को छोड़ दीजिए, अभी हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब आप यहाँ देखिए, अब हमने क्या किया है, प्लस क्यू को सेंटर मान के आर त्रिज्या का एक गोला लिया। तो इस गोले के अंदर जो ऋणावेश है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा। और वो नेचुरल भी है क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो उसके अंदर इंड्यूस कौन सा चार्ज करेगा, नेगेटिव करेगा। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज हमें ज्यादा मिलेगा। तो होगा क्या कि जब हम नेट चार्ज निकालेंगे तो हमारे पास चार्ज प्लस क्यू से घट जाएगा। वो घटेगा क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ प्लस क्यू था, अब हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा ये क्यूपी और प्लस क्यू का टोटल, यानी कि क्यू प्लस क्यूपी हो जाएगा। तो एक्चुअल चार्ज तो ये, और क्यूपी की वैल्यू नेगेटिव में है तो माइनस का सिग्मा पी इंटू 4πr²। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू से कम हो गया है। तो क्यू से कम होने की वजह से यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। हमने ये सिग्मा पी मान लिया है और सिग्मा पी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैपिटल पी के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सिग्मा पी है उसकी वैल्यू की जगह हम माइनस पी भी लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्यू बी जिसको मैं क्यूपी बोल रही थी,
यहाँ पर इसको QB से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर इसको QB से, B फॉर बाउंड, क्योंकि ये बद्ध चार्ज है, ये डायरेक्टली से बाहर नहीं जा सकता। तो QB की वैल्यू वैसे हमें कितनी मिली थी, 4πr² इंटू सिग्मा P मिला था, और मैग्नीट्यूड में सिग्मा P किसके बराबर है, P के बराबर है, तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 4πr² P के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें क्यू बाउंड चार्ज जो है वो 4πr² P मिल गया, जहां पर हमारे पास सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, 4πr² हो जाएगा। अब देखो, हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्मली कहीं पर फैला हुआ होता है तो हम उसे कहाँ पर सेंटर्ड मान सकते हैं, एकदम सेंटर पे। तो अगर ये चार्ज कौन सा, 4πr² P, अगर ये फैला हुआ भी है हमारे पास, तो भी हम इसको कहाँ पे मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं। तो सेंटर पे ऑलरेडी कितना चार्ज था, +q, और अब कितना हो जाएगा, माइनस का सिग्मा P इंटू 4πr², और सिग्मा P की वैल्यू हटाओ तो कितना हो जाता है, माइनस का P 4πr²। ये हमारे पास नेट चार्ज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, r रेडियस के स्फेरिकल सरफेस के अंदर। तो ये हमारे पास q माइनस 4πr² P जो है वो नेट चार्ज हो जाएगा। और हमें पता है कूलम के नियम से, अगर हमारे पास q चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी होती है, kq/r², साथ में r3। तो k की जगह कितना आ जाएगा, 1/4πε0, और q क्या होता है, अंदर कितना चार्ज है, वो अंदर चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, q माइनस 4πr² P, साथ में r कैप आ जाएगा और नीचे r का स्क्वायर आ जाएगा। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें पता है, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये P का फॉर्मूला होता है ε0 काई टाइम्स c। तो यहाँ पर P के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यू है, ये उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें P की ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, जस्ट मैंने वैल्यू पुट करी है। आई होप ये अपन को समझ में आ चुका है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो सबसे पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4πε0 r² कैपिटल P इज इक्वल्स टू ε0 काई q माइनस ε0 काई 4πr² P। बाद में इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं, तो 4 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, ε0 r² दोनों में कॉमन है, और P भी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ तो पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1, और ये नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस बचेगा और काई एक्स्ट्रा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है ε0 काई टाइम्स q। यहाँ से अगर अपन P की वैल्यू निकाले तो वो मिल जाएगा अपन को, अच्छा ε0 से ε0 कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, है ना, तो हमें क्या मिल रहा है, काई q/4π1 प्लस काई, ये वैल्यू मिल रही है। अब आप देख सकते हैं P की हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, साथ में ये r² भी है तो r² भी लिख लो, तो इक्वेशन 3 में हमें ये मिल जाता है। ओके, केंद्र पर प्रभावी कुल आवेश, हमें पता है सेंटर पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि ये Q चार्ज तो ऑलरेडी हमने रखा था और ये बाउंड चार्ज आ गया है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर Q माइनस 4πr² P आ जाएगा। अब ये जो चार्ज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, q/1 प्लस काई भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ। हमें एक तो P का फॉर्मूला मिला है ताकि आपको समझ में आ जाए, P इज इक्वल्स टू ε0 काई q माइनस 4πr² P डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। और एक हमें P की वैल्यू क्या मिली है, ये वाली काई q, ये हमें क्या मिला है यहाँ पे, काई q/4π1 प्लस काई, काई q/4π1 प्लस काई, ये हमें यहाँ पे मिला है, r² भी साथ में है, ये लो r² भी साथ में। इन दोनों को एक बार हम डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे, तो देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, इस काई से हमारे पास ये काई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे इस ε0 से ये ε0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच रहा है q माइनस 4πr² P, नीचे के सारे टर्म जा चुके हैं,
और इधर हमारे पास क्या बच रहा है Q, और ऊपर जो बच रहा है 1 प्लस काई, ये देखो इज इक्वल्स टू 1। 1 क्यों बच रहा है? क्योंकि P बाई पी 1। तो यहाँ वाली इक्वेशन से अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालती हूँ तो Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी मेरे को किसके बराबर मिल रहा है? Q अपॉन 1 प्लस काई। अब देखते हैं, ये देखो, तो Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? Q अपॉन 1 प्लस काई। ये देखो ये वैल्यू Q अपॉन 1 प्लस काई। तो ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से आपको मिल जाएगी। चलिए, एप्सिलॉन आर हमें पता है 1 प्लस काई होता है, तो इस 1 प्लस काई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास Q की वैल्यू ये आ जाएगी। Q की वैल्यू आने के बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है अगेन हमारे पास फॉर्मूले में क्या आया, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ रहा है, ये हमारे पास रिजल्टेंट चार्ज आ चुका है Q अपॉन एप्सिलॉन आर। Q अपॉन एप्सिलॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाओ K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में हमारे पास जो चार्ज आया है वो कितना आया है, यहाँ पर कैपिटल Q लिखना है, K Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो K Q अपॉन आर स्क्वायर, K हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल Q की वैल्यू ऊपर से हमें क्या मिली है? Q अपॉन एप्सिलॉन आर 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला देखो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, करेक्ट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में मिलती, वैक्यूम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और अब हमें कितनी मिल रही है मीडियम के अंदर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर टर्म से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई हमारी? डिक्रीज हो गई, क्योंकि चार्ज जो है वो डिक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम यानी कि डाइलेक्ट्रिक में जो हमारा स्वतंत्र आवेश है उसकी मात्रा एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। और अगर हम गाउस का नियम ऐसी सिचुएशन में लिखते हैं तो वैसे हमारे पास गाउस का नियम कितना होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट डी, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एनक्लोज चार्ज हमारे पास कितना है? एनक्लोज चार्ज हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन आर, एनक्लोज चार्ज हमारे पास, और उसको डिवाइड कितना किससे करना है? ये एप्सिलॉन नॉट से करना है। लेकिन हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्या है? गॉस लॉ है, लेकिन किस में है? डाइलेक्ट्रिक में। ये डाइलेक्ट्रिक में है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज ना होकर हमारे पास किसी वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ होता, तो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि dq को हम क्या लिख सकते हैं? रो dv लिख सकते हैं, और टोटल चार्ज निकालना है तो वो कितना हो जाता है? रो dv। ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिए। तो अगर जो हमने चार्ज रखा है वो किसी वॉल्यूम में फैला हुआ है और उसका जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व, वो रो फ्री है, तो इस q को हम क्या लिख सकते हैं? रो फ्री dv लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये जो फॉर्मूला था गॉस लॉ का, क्या? E डॉट डी इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। इसमें हमारे पास इस E को आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि D इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन इंटू E होता है। तो E को आप क्या लिख सकते हो? D अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो ये रहा D अपॉन एप्सिलॉन, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा D डॉट A, और यहाँ सिर्फ कितना बचा है? Q बचा है। इस Q की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इस Q की जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन रो फ्री dv। तो ये D डॉट डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम अगर लगाएं, ध्यान रखना गॉस लॉ का जो दो रूप होते हैं, समाकल रूप और अवकल रूप, यानी इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म, समाकल रूप है ये, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जानते हैं D डॉट डी किसके बराबर है? डेल डॉट D dv। तो अगर ये टर्म उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन डेल डॉट D dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो फ्री dv, ठीक है। ये मिल जाएगा, इधर भी dv से dv कैंसिल, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो डेल डॉट डी किसके बराबर आ रहा है? रो फ्री। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा, अवकल रूप हो जाएगा। किसका अवकल रूप हो जाएगा? गाउस के नियम का हो जाएगा, अगर वो नियम हम डाइलेक्ट्रिक में ले रहे हैं। तो ये हमारे पास गॉस लॉ के डाइलेक्ट्रिक
के अंदर इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देती हूँ नोट्स आप प्रिपेयर करने के लिए। ये देखिए सिग्मा पी वाली लाइन है, फिर हमने बाउंड चार्ज की वैल्यू निकाली, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अब अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बता दिया, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, ये मैंने डेरिवेशन सारा हिंदी मीडियम में बताया है। नेट चार्ज हमारे पास इफेक्टिव चार्ज इतना आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास इफेक्टिव चार्ज इतना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी, और ये चीज एप्सिलॉन आर की है। एंड देन हमारे पास गॉस लॉ में हम चले थे, गॉस लॉ के बाद हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। ये इंटीग्रल फॉर्म है इक्वेशन 7, और ये डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन नंबर 9। ओके, इसके बाद देखिए हमारे पास है परावैद्युत माध्यम में आवेश वितरण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी हो तो, और यहाँ पे इंग्लिश में ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बात एक ही है, दोनों तरीके सेम है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा काफी सारी थ्योरी दी हुई है, ये जो थ्योरी है वो हमारे उतने काम की नहीं है, तो हम मेन यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा यही पूछा जाएगा कि हमारे पास अगर n चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, Qn तक चार्जेस हैं, उनको कलेक्ट करने में, एक जगह रखने में कितनी एनर्जी या कितना काम करना पड़ेगा, वो सारा का सारा काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और हमें वही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सपोज कीजिए हमें 3 चार्जेस Q1, Q2 और Q3, इनको इन्फिनिटी से लाना है, यानी ये भी इन्फिनिटी से लाया गया है, ये भी इन्फिनिटी से लाया गया है, और ये भी इन्फिनिटी से लाया गया है, इसको यहाँ प्लेस किया गया है, इसको यहाँ प्लेस किया गया है, इसको यहाँ प्लेस किया गया है। तो इन 3 चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ लाने में हमें कितना काम करना पड़ा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होती है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जब किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर मान लीजिए कोई चार्ज ऑलरेडी कहीं पे रखा हुआ है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई सेकंड या थर्ड चार्ज लाते हैं, कोई अन्य चार्ज लाते हैं, तो हमें उसको लाने में मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी कहीं पर लगा हुआ है और मैं पॉजिटिव चार्ज ला रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो पहले से रखा हुआ चार्ज होगा, ये उस चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और मुझे इस रिपल्शन के खिलाफ मेहनत करके इसको लाना पड़ेगा। तो मैं जो काम करूंगी, मेरी एनर्जी घटेगी, वही एनर्जी इस चार्ज सिस्टम के अंदर स्टोर होती जाएगी। तो ये जो किया गया कार्य होगा, यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बुक में मैं एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन काफी अलग लिख रखी है। हाँ, when the position or configuration of a system in a conservative force field such as electric field is changed, then the work done by the external energy is stored। ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, सही है, बट ये वो डेफिनेशन नहीं है ना, ये यही बोल रहा है यहाँ पे, ये तो ग्रेविटेशन का है, तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि आप ये लिखो, एग्जैक्ट मैं लाइन ढूंढ रही हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी एज रेफरेंस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये लिख सकते हो आप, देखो डेफिनेशन में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस पूछा जाए, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 और मोर देन 2, द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफिनिटी टू देयर पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप ये लिख सकते हो, ओके। और बाकी के इससे पहले वाले पैराग्राफ और बाद वाले पैराग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी डेरिवेशन जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम डेरिवेशन, हमें n चार्जेस लाने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम मान लेते हैं, देखो अगर हम Q1 चार्ज लेके आएंगे, पहले कुछ भी नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो जब हम Q1 चार्ज को लाते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो इसको लाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि पहले से वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है जो इस Q1 के आने का विरोध करे, इसको अपोज करे। तो जब तक कोई अपोजिशन फोर्स नहीं होता है, तब तक कंसीडर नहीं होता है वर्क डन। तो Q1 को लाने में जो W1 होगा वो तो जीरो जाएगा, हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने Q1 को वापस लाके रख दिया, और अब हम Q2 को लाना चाह रहे हैं, और सपोज यहाँ रखना चाह रहे हैं Q2 को, और ला कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो अब Q1 ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और ये Q2 को कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी K Q1 Q2 अपॉन सपोज दोनों के बीच की दूरी है R12, तो ये इतना फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स के खिलाफ हमें Q2 को लाना है। तो Q2 को लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क देख लेते हैं क्या है। तो पहले से इन्होंने Q1 को स्थित माना है, क्यों माना है, क्योंकि Q1 को लाने में
हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम Q2 को अनंत से R12 दूरी पर लाते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। इसको W2 इसलिए बोला है क्योंकि W1 कितना है, 0 है, जो मैं समझा चुकी हूँ। K Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा। ओके, अगर हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेना है तो K की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और अगर वैक्यूम में लेना है तो एप्सिलॉन R हटा देंगे। अब हमारे पास Q2 आ चुका है। अब हम Q3 को लाएंगे। जब हम Q3 को लाएंगे तो Q1 भी फोर्स लगाएगा, अपोज करेगा, और Q2 भी। तो Q3 को लाने में हमें इन दोनों फोर्सेस से लड़ना पड़ेगा। तो दोनों फोर्सेस से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो Q3 को लाने में सबसे पहले Q1 के साथ में करते हैं। तो Q3 को लाने में वर्डन कितना पड़ेगा, K Q1 Q3 अपॉन R13, और Q2 के साथ में कितना लड़ना पड़ेगा, K Q2 Q3 अपॉन R23। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। तो जब हम Q1 रखते हैं तो Q1 से R12 दूरी पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू आप निकालते हैं तो वो होता है KQ बाय R। तो K Q1 अपॉन R12, और जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाके यहाँ रखते हैं, जब हम इस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। और ऑलरेडी वहां पर पोटेंशियल कितना है, पहले वाले चार्जेस की वजह से है। तो Q2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं K Q1 अपॉन R12, तो हमें जो मिलता है वो वर्क डन होता है, और इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R12 होगा कब, जब Q1 पहले से मौजूद था और Q2 को हम बहुत दूर से लेके आए थे। इसी तरह से Q3 को लाएंगे तो हमें दो वर्क करने पड़ेंगे, एक Q1 के खिलाफ और एक Q2 के खिलाफ। तो W3 में हमारे पास दो टर्म आएंगे, तो टोटल वर्क डन कितना होगा हमारे पास, तीनों टर्म को हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम एक एक करके n चार्जेस को लेके आए तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो Q1 Q2 है, Q1 Q3 है, Q2 Q3 है, तो बचे हुए सारे कॉम्बिनेशंस जितने भी बनेंगे वो सारे देख लो। सबसे पहले क्या है, Q1 के साथ में 2, Q1 के साथ में 3, Q2 Q3, 1 के साथ में 4। देखो मतलब 1 के साथ में 2 आ जाएगा, 1 के साथ में 3 आ जाएगा, 1 के साथ में 4 हो जाएगा, 1 के साथ में, इसी तरह से 1 के साथ में n आ जाएगा। फिर Q2 के साथ में क्या लेना है, अब देखो Q2 के साथ में हमें Q2 Q3 लेना है, Q2 Q3 आ जाएगा, Q2 के साथ में Q4, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो इन जनरल कोई भी दो चार्ज Qi पहले से प्रेजेंट है, Qj को हम लेके आए, दोनों के बीच की दूरी Rij है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो इसको समेशन के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, Q को एज इट इज रहने दो, दो समेशन हमारे पास लगेंगे, क्योंकि एक चार्ज जो रखा हुआ है, एक चार्ज जो हम ला रहे हैं I और J, तो एक समेशन I के लिए लगाया है और एक समेशन J के लिए लगाया है, और दोनों के बीच की दूरी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पे समेशन कंडीशंस क्या क्या लगाइए। एक तो ये 1/2 फैक्टर कहाँ से आया, और एक J नॉट इक्वल टू I क्यों आया। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि अगर हम वर्क डन के फॉर्मूले में सिर्फ इतना लिखते हैं K समेशन I समेशन J QI QJ अपॉन RIJ, और सपोज I की वैल्यू भी हम 1 2 3 ले लेते हैं और J की वैल्यू भी हम 1 2 3, मतलब जो एग्जाम्पल हमने ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल की बात अगर अपन करें Q Q1 Q2 अपॉन Q13, तो ये R12 है, ये R23 है, और ये R13 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी देखी थी, कितनी मिली थी, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q1 अपॉन R13 कर दो या 3 1, ये हमें मिला था। अगर इसी को मैं एक्सपांड करूं, है ना, इसी को मैं एक्सपांड करूं तो मेरा U कितना होगा, कि एज इट इज है। देखो अब हमारे पास दो समेशन है, ठीक है, हमने फिलहाल हमने ये कंडीशन नहीं लगाई है कि I नॉट इक्वल टू J। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब I की वैल्यू भी 1 होगी और J की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि I की वैल्यू भी 1 से 3 जा रही है और J की वैल्यू भी 1 से 3 जा रही है। तो जब तक हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इसका वो कॉम्बिनेशन भी सीरीज में आएगा जिसमें दोनों वैल्यू सेम होगी। तो जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तो हमें Q1 स्क्वायर का टर्म मिलेगा, और जब दोनों की वैल्यू 2 होगी तो हमें Q2 स्क्वायर मिलेगा, इसी तरह से हमें Q3 में स्क्वायर मिलेगा। लेकिन क्या हमारे इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी Q1 Q2 Q3 का स्क्वायर है, नहीं है, इसलिए हमें इस समेशन में I नॉट इक्वल टू J की कंडीशन इंक्लूड करनी पड़ेगी। आई होप पहली चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब रही बात 1/2 के फैक्टर की, 1/2 फैक्टर क्यों आया, तो आपको जो समेशन मिला है उसमें है QI QJ अपॉन RIJ, और दो समेशन लिखे हुए हैं, I की वैल्यू भी 1 से 3 है
जे की वैल्यू भी 1 से 3 है। होता क्या है जब हम इसको ओपन करते हैं तो सपोज किसी टाइम पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन R12। लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जब आई की वैल्यू 2 मिलेगी और जे की वैल्यू 1 मिलेगी, तब हमें कितना मिलेगा, Q2 Q1 अपॉन R21। अगर देखा जाए इस वाले एग्जाम्पल के लिए तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल क्या है, सेम ही तो है, क्योंकि दोनों में ऊपर चार्ज Q1 Q2 है, इधर Q2 Q1 है, और R12 दूरी वही है जो R21 है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि हमें वेक्टर अलग अलग मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो हो क्या रहा है कि हर टर्म ऐसी सिचुएशन में अगर इसको ओपन करते हैं तो सारे टर्म ये वाले जो जिस तरह से 2 बार आए हैं, सारे टर्म 2 2 बार आएंगे, जबकि हमारा एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा है, इसमें देखो Q1 Q2 अपॉन R12 आ रहा है। क्या इस टर्म के साथ में Q2 Q1 अपॉन R21 आया? नहीं आया ना। इसका मतलब हमारे समेशन में हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, हमें 1/2 का फैक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे टर्म्स डबल डबल बार आ रहे हैं, तो उनको सिंगल बार करने के लिए हमें 1/2 फैक्टर लगाना पड़ेगा। यही रीजन से हमारे पास 2 कंडीशंस आई है यहाँ पे, जो मुझे आपको समझानी पड़ी थी। एक तो J नॉट इक्वल टू आई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं लगाई तो Q1 का स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, और अगर 1/2 वाला टर्म नहीं लगाया तो हर टर्म आपके पास 2 बार आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यदि I आवेश की स्थिति पर बाकी सभी J आवेशों के कारण विभव का मान phi I है, तो phi I को हम ये लिख सकते हैं। ये लाइन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। I आवेश की स्थिति पर, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, Q1 यहाँ रख दिया है, Q2 यहाँ पर रख दिया है, Q3 यहाँ पर रख दिया है, Q4 यहाँ पर, Q5 यहाँ पर, Q6 यहाँ पर, अब QI यहाँ पर। ठीक है, तो ये है QI चार्ज की लोकेशन, है ना। इस लोकेशन पे सपोज पोटेंशियल की वैल्यू है phi I। ओके, QI चार्ज जहां रखा हुआ है, ith चार्ज आपने जहां रखा है, उस लोकेशन पे पोटेंशियल का मान कितना है, phi I है। तो इस phi I का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें पता है कि ये phi I किसकी वजह से होगा, QI चार्ज अपनी लोकेशन पे खुद पोटेंशियल कभी नहीं बना सकता, तो अगर इसकी लोकेशन पे पोटेंशियल आएगा तो वो आई वे चार्ज को छोड़ के बाकी सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो अगर आई वे चार्ज को छोड़ दिया तो बचे चार्ज कौन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, J से हो रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q1 है, Q5 है और Q6 है। और ये सारे डिस्टेंसेस कैसे लेंगे, क्योंकि आई वे चार्ज की वजह से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो 1 के साथ जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी RI1, 2 के साथ कितनी हो जाएगी RI2, 3 के साथ कितनी हो जाएगी RI3, 4 के साथ कितनी हो जाएगी RI4, 5 के साथ कितनी हो जाएगी RI5, 6 के साथ कितनी हो जाएगी RI6। ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इन सब की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलना पड़ेगा, Q1 की वजह से कितना होगा, KQ1 अपॉन RI1 प्लस KQ2 अपॉन RI2 प्लस KQ3 अपॉन RI3 प्लस KQ4 अपॉन RI4 प्लस KQ5 अपॉन RI5 एंड सो ऑन। 6 भी आ सकता है। समेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, K को बाहर ले लो। अब देखो ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5, लेकिन इन सबको आपको क्या लेना पड़ेगा, QJ लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आई वा चार्ज तो आपका अलग से यहाँ अकेला मौजूद है और ऊपर प्रोडक्ट में आ भी नहीं रहा है, नीचे आपने R लिख दिया। अब इसमें भी I आ रहा है, 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 इसमें तो I तो सब में आ रहा है, इसलिए सब में I लिख दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये किसकी वैल्यू जा रही है, जो ऊपर 1 2 3 4 5 अगर आपने J से रिप्रेजेंट किया है तो नीचे भी 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। तो हमारे पास ये आई वे चार्ज की लोकेशन पे पोटेंशियल की वैल्यू है K समेशन। अब ये समेशन किस पे जाएगा, ध्यान रखना, केवल J पे जाएगा 1 से लेकर N तक। इसमें I पे समेशन नहीं लगेगा क्योंकि I चार्ज फिक्स है। तो हमारे पास आई वे चार्ज की जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू ये आई देख लेते हैं, ये देखिए, समेशन J इज इक्वल्स टू 1 to N KQJ अपॉन RIJ, और ये पोटेंशियल क्या है, आई वे आवेश की स्थिति पर है बाकी सारे J आवेशों के कारण। तो इस पोटेंशियल के अंदर अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, U यहाँ पे है 1/2 फैक्टर एज इट इज आ गया, ठीक है। समेशन K एज इट इज है, K को छोड़ो एक बार, समेशन I इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एज इट इज आ गया है समेशन I इक्वल टू 1। ये QI जो है, इस QI को एज इट इज लिख दीजिए,
अब बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, एक तो k बच गया, एक बच गया समेशन ये j वाला, क्योंकि i को तो हमने लिख लिया, j वाला बच गया, क्यू आई को तो हम लिख चुके हैं, क्यू जे नहीं लिखा था, और आर आई जे ये इतना नहीं लिखा था हमने, और ये सारा का सारा क्या है, फाई आई है। तो इसका मतलब ये सारे फॉर्मूले लिखने के बाद रिमेनिंग टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया, फाई आई। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर हम फाई आई की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास क्यू चार्जेस जो हैं वो सपोज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यानी आई वे आवेश को वहां डीवी आयतन में माने, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो डी क्यू होता है वो कितना होता है, रो डीवी होता है, और टोटल चार्ज हमारे पास कितना होता है, इंटीग्रेशन रो डीवी। करेक्ट। तो इसको आप एक बार भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, आपको समझ में ना आए, सिर्फ इतना याद रखिए, u हमारे पास कितना आया था, u का फॉर्मूला था 1/2, एंड हमारे पास कितना फॉर्मूला था u का, एक बार जस्ट हमारे पास लिखने दीजिए। हाँ, u का फॉर्मूला हमारे पास, मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। ओके, ये u का फॉर्मूला आ चुका था, इसमें 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। समेशन जो है, ये देखिए समेशन जो है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा, और q जो है, q हमें पता है कितना होता है, इंटीग्रेशन रो डीवी, तो इंटीग्रेशन रो डीवी ये हमारे पास q हो जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है, फाई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, 1/2 रो डीवी फाई। अब ये देखिए 1/2 रो डीवी फाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाती है। अभी अभी हमने गाउस का नियम देखा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए रो की वैल्यू कितनी थी, डेल डॉट ई, तो इस रो की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल डॉट डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, रखने के बाद डेल डॉट ई आ जाएगा फाई के साथ। अब आपको एक वेक्टर इनइक्वालिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो कि हमने डिराइव भी किया है, मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करवाई थी तो उसके अंदर करवा रखा है। डेल डॉट फाई डी जो होता है वो होता है फाई डेल डॉट डी प्लस डी डॉट डेल फाई, ठीक है। इससे हमें मान किसका चाहिए, इससे हमें यहाँ पर इसका मान चाहिए, किसका, फाई डेल डॉट डी, और फाई डेल डॉट डी कौन सा है, ये है। तो अगर मैं इसका मान निकालूं तो इसका मान मुझे क्या मिलेगा, डेल डॉट फाई डी माइनस, क्योंकि मैं ये वाला टर्म इधर लेके जा रही हूँ, डी डॉट डेल फाई, ये मिला। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी उठा के हम इस इंटीग्रेशन के अंदर रख देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ये डीवी हमारे पास आ चुका है। और अब हम जानते हैं कि ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का डेल फाई होती है। तो ये जो डेल फाई है विद दिस नेगेटिव साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम सिंपली ई रख सकते हैं, बीच में कौन सा लगा हुआ प्रोडक्ट, दो। तो फर्स्ट वाला टर्म तो देखो एज इट इज आ चुका है, फर्स्ट वाला टर्म तो एज इट इज आ चुका है। सेकंड वाले टर्म में हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डी डॉट ई, क्योंकि ये जो डेल फाई है, अगर ये माइनस साइन इसके अंदर चला जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और डेल फाई को हमने लिख दिया ई, बीच में डॉट था, ठीक है। अब हमने लगाया है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से हम जानते हैं डेल डॉट ए डीवी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए। अगर इस ए की जगह मैं रख दूं फाई इंटू डी वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा डेल, ये पूरा हो गया ए, तो डेल डॉट ए डीवी किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट डी ए। करेक्ट। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये हो जाएगा। अब ये जो देखो आपके पास है डेल डॉट फाई डी डीवी, ये वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम मिल रही है, तो ये वाली वैल्यू इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं यहीं पे बताना पड़ेगा मुझे, ये आ चुका है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/2 इंटीग्रेशन, अब ये पूरा का पूरा dv जो है ये यहाँ पे है, इसकी बजाय मैं राइट हैंड साइड वाला टर्म लिख रही हूँ, फाई डी डॉट डी ए प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी डॉट ई डीवी। ओके, यहां तक आपको कोई चीज नहीं है। अब इस टर्म पे फोकस करिए, फाई डी डॉट डी ए है ना, फाई डी डॉट डी ए इंटीग्रेशन फाई डी डॉट डी ए। जो हमारा चार्ज है, सपोज वो इस वॉल्यूम एलिमेंट में कैद है
है ना। और इस वॉल्यूम एलिमेंट को बंद करने वाला जो सरफेस है वो काल्पनिक है, तो वो सरफेस मैंने इतना बड़ा ले लिया, ये मेरा एस सरफेस है, जिसके अंदर मेरा ये जो डीवी एलिमेंट है वो इसके अंदर कैद है। तो इस आयतन को यानी डीवी वॉल्यूम एलिमेंट को एनक्लोज करने वाला यानी कि परिबद्ध करने वाला जो सरफेस है वो हम हमारी इच्छा से कितनी भी दूर ले सकते हैं। तो सपोज हमने आर डिस्टेंस ले ली और ये आर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर ले लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, फाई आपके पास क्या था, फाई आपके पास था पोटेंशियल, है ना। और डी का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, एप्सिलॉन इनटू ई, जहां पर ई क्या होती है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो डीए है, ये जो डीए है वो सरफेस एरिया होता है। अब अगर हम डायमेंशन वाइज देखें, है ना, तो क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर सबसे पहले आप बताइए पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब जो फाई है वो 1/r के पावर के प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू चार्ज से आर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो वो कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि D बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ई, इसका मतलब D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, E के, और E प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर के। इसका मतलब इनडायरेक्टली जो D है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r स्क्वायर के। तो एक तो ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1, और एक इसको ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 2, और सरफेस एरिया डीए, अगर इसका इंटीग्रेशन लगा दो तो हमारे पास जो बंद करने वाला जो सरफेस है, मान लीजिए वो हमने स्फेरिकल ले लिया, अगर आप स्फेरिकल नहीं भी लेते हैं, कोई दूसरे शेप का भी लेते हैं, तो भी एरिया का फॉर्मूला, एरिया की डायमेंशन क्या होती है, मीटर का स्क्वायर होती है, मीटर का स्क्वायर होती है, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर अपन को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर मैं वैसे लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। अगर मैं स्फेरिकल शेप का सरफेस लेती हूँ तो जो मेरा एरिया है डीए है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर स्क्वायर के। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, है ना, फाई, डी और डीए, इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, फाई किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के, डी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के, और एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होता है और ये प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल आता है, आर। और क्योंकि हमने आर को बहुत बड़ा लिया है, इन्फिनिटी, तो समथिंग 1/∞, ये क्या हो जाता है, 0। इस वजह से जो हमारा कौन सा इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, ये देखिए ये वाले इंटीग्रेशन में फाई आपका है 1/r, डी आपका है 1/r स्क्वायर, और डी ए आपका है 1/r स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। अब वही चीज मैंने यहाँ पर थ्योरी में दिखा देती हूँ आपको। देखो सभी आवेशों को संचित करने वाला जो आयतन है वो स्वेच्छा से हमारी मर्जी से कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है उसकी भी हम आवेश वितरण से दूरी क्या ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा दूरी पर 5 मैंने बता दिया, डी मैंने बता दिया, डी ए मैंने बता दिया। ऐसी सिचुएशन में ये प्रोडक्ट जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा और ये 0 हो जाएगा जब r का मान बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो चुका है u का। अब ये सेकेंड टर्म बचा केवल, राइट, ये सेकेंड टर्म हमारे पास बचा है u के अंदर, तो वो लिख लेते हैं। तो देखो ये टर्म तो 0 हो गया, तो अब ये टर्म बचा है हमारे पास, करेक्ट। तो यहां से हमारे पास ये u जो है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमारे पास एनर्जी है और हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी होती है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास du जो है, du/dv, ये कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करें, उसका फॉर्मूला कितना आएगा, du/dv। तो यहाँ से देखो एक बार इस इक्वेशन में दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करो, तो इधर कितना मिलेगा, du, और इधर हमारे पास कितना है, 1/2, और इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा d.e और dv, और ये dv आप नीचे लेके आ जाइए, दोनों तरह से कर सकते हैं आप इस चीज को। तो हमारे पास कितना हो रहा है यहाँ से d, या फिर ये देखो ये dv जो है इसको इधर लेके चले जाओ, दोनों साइड में पहले डिफरेंशिएशन कर दो, तो du/dv है, तो du/dv हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2 d.e। 1/2 d.e के अलावा एक तो एक फॉर्मूला हो जाता है, और क्योंकि अगर d का मान रख देते हैं तो ये था यहाँ पे d,
डी यहाँ पे था, तो ई डॉट ई कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा है, तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब मैं इंग्लिश मीडियम में दिखा देती हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट्स हैं। ये 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आपको बता रहा है, और फिर 3 चार्जेस का जो हमने डेरिवेशन अभी किया है, ये देखिए 3 चार्जेस का हमने किया है, और फिर हमने जनरलाइज किया है, और फिर हमें ये इस तरह से मिला है। इसके बाद वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए वो हिंदी मीडियम से ही आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो वो मैथमेटिकल पार्ट ही था सारा, इसलिए आप उसमें से देख सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो ये है, लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र और क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन, लॉरेंज लोकल फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी और क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए एक सिस्टम हम क्या लेंगे, हाँ, जब किसी डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स मान लीजिए, आवेशित समांतर प्लेटों का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में रखते हैं, तो जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके एक एटम पर ना केवल आरोपित बाह्य क्षेत्र, यानी कि जो हमने कैपेसिटर की प्लेट्स रखी है, उन प्लेट्स को हमने कुछ चार्ज दिया है, तो उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके एटम पे फोर्स लगेगा। तो हम सोचते हैं कि केवल ये इकलौता फोर्स लगेगा, नहीं, हमें दूसरे वाले फोर्सेस भी इस पे लगते हैं। तो होता क्या है कि डाइइलेक्ट्रिक के किसी एक परमाणु पर जो रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो केवल जो हम बाहर से लगा रहे हैं फील्ड उससे डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, और उस एक परमाणु पर नेट जो एक्चुअल में फील्ड काम करता है उसे हम कहते हैं लोकल फील्ड, ठीक है। और इसे हम लॉरेंज की विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि परावैद्युत का जो एटम जिस पर हमें टोटल फील्ड कितना लग रहा है ये ज्ञात करना है, उसको हम सेंटर मानकर इतना बड़ा गोला खींचते हैं जिसके बाहर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसे तो हम कंटिन्यूअस मान लें, और उसके अंदर वाला पोर्शन जो है उसे हम डिस्क्रीट मान सकें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की प्लेट्स इस तरह से थी, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के ये एटम्स बिल्कुल पास पास में जुड़े हुए थे, लेकिन हमें इस वाले एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको केंद्र मान के और बाकी सारे जो इसके चारों तरफ के एटम है उनको दूर धक्का देके मान लीजिए हमने ऐसा गोला मान लिया जिसके बाहर तो जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के एटम्स हैं वो अभी भी बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं जितना कि पानी के ग्लास में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, इतना पास है। लेकिन इसके अंदर जो है इसके अंदर कुछ गिने चुने एटम ही हैं, मतलब 4-5 एटम है इसके अंदर, बाकी नहीं है। ये अब तक की जो लैंग्वेज थी वो बोल रहे थे, ठीक है। अब हम गोले के केंद्र पर, हमें इस गोले के केंद्र पर हमारा मेन एटम रखा हुआ है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और हम देखते हैं कि वो 4 टाइप के फील्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो स्थानीय क्षेत्र है L4 लोकल या लॉरेंज भी कह सकते हैं, लोकल फील्ड जो होता है वो 4 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, E0 1 2 3। अब हम सबसे पहले यहाँ पर E0 की बात करते हैं। ये E0 वो है जो कि समांतर प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता और हम इन समांतर प्लेटों को कुछ चार्ज दे देते तो उनकी वजह से मेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता। तो अगर वहां डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटर की चार्ज प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा E0 होता है, और उस पे हम जो चार्ज डेंसिटी देते हैं, मान लीजिए वो सिग्मा फ्री और माइनस सिग्मा फ्री है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हम पढ़ चुके हैं। E0 का फॉर्मूला होता है सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा फ्री किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। ये आप प्रीवियस लेक्चर में इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास E0 मिल चुका है। अब हम बात करते हैं E1 की। हमें पता है कि जब हम इसको कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इनर सरफेस पे, अंदर वाले पे, ये तो बाहर से हमने दिया है सिग्मा फ्री, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हम सिग्मा पी बोलते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से आया है, पोलराइजेशन की वजह से आया है। तो अगर हमारा E0 जो है वो कितना है, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि देखो अगर बाहर वाला चार्ज देखो, बाहर वाले में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है,
और राइट साइड में नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ई नोट की दिशा तो ये होगी और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव है, अंदर में ये पोलराइज चार्ज है, यानी कि अब पॉजिटिव चार्ज इधर है और इधर आप देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो प्लस से माइनस की तरफ होगी, और सपोज उसे हम E1 कहते हैं और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्योंकि ये डायरेक्शन हम राइट साइड में मान रहे हैं और पॉजिटिव मान रहे हैं, तो क्योंकि ये लेफ्ट में आया है इसलिए हमें माइनस साइन के साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ई नोट का एरो बना हुआ है और ये E1 का एरो बना हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट और इसका हमारे पास प्लस का सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट। आई होप इट इज क्लियर। ये माइनस का सिग्मा पी हो जाएगा, ये प्लस का सिग्मा पी। ये वाला हमारा एटम है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने गोला खींचा है इतना बड़ा जिसके बाहर तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पानी के मॉलिक्यूल जितना पास पास में है और अंदर जो है गिने चुने 2-3 एटम्स है जिनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसलिए जो E3 है, ये E3 क्या है, अंदर जो 4-5 एटम रह गए हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पर क्योंकि बाहर वाले फील्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके सामने ये जो E3 है ये 3-4 एटम की वजह से होता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। हमारे पास ई नोट हो गया, E1 हो गया, E3 हो गया। अब हम बात करते हैं E2 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गोला खींच लिया है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस गोले के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, और इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस गोले के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के आधा सरफेस नेगेटिव कर देगा। अब एक गोला हमें मिला है जिसका आधा सरफेस पॉजिटिव चार्ज है और आधा सरफेस नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या मान सकते हैं, ठीक है, बताती हूँ अभी। यहाँ पर आप नोट्स प्रिपेयर करने के लिए देख लीजिए कि ये जो E1 है वो हमने E1 निकाल रखा है। ऑल्सो हमें पता है सिग्मा पी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल पी के बराबर, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस का पी अपॉन एप्सिलॉन होता है। मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारा E2। तो E2 हमारे पास क्या है, E2 को मैं समझाती हूँ, आप ये थ्योरी देख लीजिए पहले। हाँ, परावैद्युत में से गोले वाला भाग, मतलब हमने गोले वाला भाग ये हटाने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसको दूर दूर करके आपको गोला इतना लेना है कि अंदर वाला जो गोला है वो खाली माना जा सके। खाली तभी होगा जब वो भाग हटा हुआ इमेजिन कर लें। तो हमें पता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के साइड में नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा, वो मैंने बता दिया। अब ये स्फीयर कैसा हो चुका है, पोलराइज स्फीयर हो चुका है। तो पोलराइज स्फीयर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आप ये डेरिवेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, इस गोले को हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के गोले लेते हैं और उनको एक दूसरे पर ओवरलैप करवा देते हैं। एक गोला पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला, एक गोला पूरा नेगेटिव चार्ज वाला, और दोनों को पूरी तरह से ओवरलैपिंग नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा उनके दोनों के सेंटर के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं तो ऐसा जो सिस्टम बनेगा वो एक डाइपोल की तरह बनेगा। तो मैं हिंदी में पहले पढ़ देती हूँ। समान त्रिज्या वाले विस्थापित केंद्रों वाले 2 अलग अलग गोलों के अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग से बना हुआ मान सकते हैं, और प्रत्येक गोले में जो आवेश है वो उसके सेंटर पे माना जा सकता है। तो डायग्राम देखो, पिक्चर कैसी बनेगी ये अब आपको समझ में आ जाएगा। मेन पिक्चर ये है, मतलब एक गोला मेरे पास था जिसमें उसके पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, और दूसरा गोला मैंने ऐसे लिया जिसके पूरे वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ था। इस गोले को मैंने इसके ऊपर रख दिया, पर मैंने ऐसे नहीं रखा कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, हल्की सी उनके बीच में डिस्टेंस रखी, जैसे कि ये वाली पिक्चर है। तो जहां पर बीच वाला पोर्शन है उसमें तो सारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट होके जीरो बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये एक ऐसे गोले की तरह दिखेगा जिसमें देखो इस लेयर पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और इस लेयर पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, तो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, करेक्ट, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपको देखो इस तरह से गोला मिला है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे कि इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ कहीं पे माना जा सकता है। और इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर, तो आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ कहीं माना जा सकता है, पॉजिटिव का यहाँ कहीं माना जा सकता है। और जो डाइपोल होता है वो यही होता है, क्योंकि इस गोले के एग्जैक्ट आधे हिस्से में चार्ज है तो प्लस क्यू रहेगा, और एग्जैक्ट आधे हिस्से में माइनस है तो वो माइनस क्यू रहेगा। तो ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है, तो ये डाइपोल बन गया। और इस डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, माइनस से प्लस होती है डाइपोल की डायरेक्शन, तो ये माइनस से प्लस की दिशा में
इस साइड में हमें डाइपोल मिलेगा, मान लीजिए P1, और ये दिशा मान लीजिए कौन सी मानते हैं अपन, Z एक्सिस। मान लीजिए ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में हम प्लस का Z एक्सिस डायरेक्शन मान लेते हैं। तो हमारा एक डाइपोल बन चुका है जो कि Z एक्सिस पे रखा हुआ है, और हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो इस तरह से अगर हमारा डाइपोल रखा हुआ होता है, ये Z एक्सिस होती है और उससे थीटा एंगल पे R डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो वो कितना होता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है, ये डाइपोल के लिए देखो ये P एरो दिया हुआ है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, इसी को हमने Z माना है, और ये थीटा एंगल पे R डिस्टेंस पे यानी यहाँ पर कहीं पर अगर हम इसकी वजह से क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है ये KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन KP cos थीटा के लिए हमें क्या जरूरत है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अब प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा याद कर कीजिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल P होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है आपके पास, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण किसमें, एकांक आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम। तो सपोज हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना इंड्यूस हुआ है, स्मॉल p, और वो क्योंकि एक गोले में होगा जिसकी रेडियस कितनी है r, तो उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कैपिटल P मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए स्मॉल p की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। अब ये आगे जो हमें क्या कह रहा है कि इसके वजह से सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल निकाले तो ये हो जाएगा, और यहाँ से हम P की वैल्यू पुट करते हैं, इस P की जगह हम रखते हैं ये रहा 4/3 पाई r क्यूब इंटू P, ठीक है। और K की जगह हमने क्या रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करो तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये बचता है। और r cos थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, Z बोल सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो तो डाइपोल जब ऐसे रखा हुआ होता है और थीटा एंगल पे हमारे पास r आता है, तो इस r का Z की दिशा में जो घटक आएगा वो कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बता रखा आपको मल्टीपोल में, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल वाले में। तो r cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसको आप CZ छोड़ दीजिए। पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई PZ/3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं माइनस का डेल फाई होता है, लेकिन डेल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डेल बाय डेल एक्स भी आता है, डेल बाय डेल वाई भी आता है, डेल बाय डेल जेड भी आता है। लेकिन क्योंकि पोटेंशियल में हमें दिख रहा है साफ साफ कि केवल जेड है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, केवल जेड के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं डेल बाय डेल जेड, और आगे क्या है PZ/3 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास z का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा P/3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, P/3 एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो लास्ट में हमें यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लिया, प्लस साइन क्यों लिया। तो इसके लिए वापस हमारे ओरिजिनल डायग्राम में चलो। ये देखो ओरिजिनल डायग्राम हमारा ये था, और इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना, आप E1 E2 की डायरेक्शन एक बार देखिए, और कौन सी डायरेक्शन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। तो हमारे पास जो डाइपोल बना है उसमें पॉजिटिव साइन इधर है और नेगेटिव इधर है, और डाइपोल की जो दिशा होती है वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव तो होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो इस डायरेक्शन में हमें E2 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास E0 था और ये E1 था, क्योंकि E0 जो है उसको हमने क्या लिया है, प्लस साइन के साथ लिया, कारण वो राइट साइड में जा रहा था। E1 हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए हमने उसको क्या लिया है, माइनस साइन के साथ में। लेकिन जो E2 है वो E2 फिर से किस दिशा में जा रहा है, E0 की दिशा में, और E0 की दिशा को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। तो E2 की वैल्यू को भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। यही कारण है कि जो E2 की वैल्यू है भले ही वो हमें नेगेटिव मिली है, पर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से वो वैल्यू हमें किस में लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव साइन में लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास E2 आ चुका है। और जो E3 है वो मैंने पहले ही बता दिया, गोले के अंदर वाले जो डाइपोल है उनकी वजह से, बट ये बहुत कम होता है, इसलिए E3 की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। अब हम लोकल फील्ड के अंदर सारी वैल्यूज रखते हैं। तो ये हमारे पास था E0, ये हमारे पास था E1, और ये हमारे पास था E2। आई होप ये हमें समझ में आ चुका है। सिग्मा फ्री की वैल्यू D के बराबर, सिग्मा P की वैल्यू P के बराबर, और ये वाला P हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
पहले इस चीज को एक बार छोड़ दो, डायरेक्टली इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म में एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा डी माइनस पी, तो डी माइनस पी हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ चुका है, यहाँ इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ई लिख दो और ये जो सेकेंड टर्म है इसको एज इट इज रहने दो और ये हमारे पास ईएल आ चुका है। ठीक है, ये जो ई है इस ई को नया नाम दे दिया गया है क्या, मैक्सवेल। इस ई को तो हम बोलते हैं मैक्सवेल फील्ड और ये जो ईएल है इसे हम लोकल या फिर लॉरेंज फील्ड बोलते हैं, लोकल फील्ड भी कह सकते हो या फिर लॉरेंज फील्ड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन जो है उसको समझते हैं। देखो हमें पता है कि जो स्मॉल पी होता है वो हमने देखा था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर उतना ही उसमें डाइपोल मोमेंट आएगा। तो जो हमारे पास है पी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारी लोकल फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। और कल वाले लेक्चर में देखना जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है तो इस साइन को हटा के जो हम कांस्टेंट लगाते हैं वो अल्फा होता है और उस अल्फा को हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो ये अल्फा लगाया और इस अल्फा की वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या एकांक आयतन में n है तो एकांक आयतन में टोटल डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना बना है उसको इन्होंने लिखा है कैपिटल P। कारण क्योंकि एकांक आयतन में जो डाइपोल मोमेंट होता है, एकांक आयतन में डाइपोल मोमेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन बताई थी आपको, कैपिटल P क्या होता है, ये देखो कैपिटल P यही लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम आ रहा है इसका मतलब एकांक आयतन में, अगर इसको 1 कर दो तो एकांक आयतन में जो डाइपोल मोमेंट आया है उसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। अब हमें इसका मतलब अगर पोलराइजेशन की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा किसमें, इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा किसमें, यूनिट वॉल्यूम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास कितने डाइपोल बन रहे हैं, है ना। तो यूनिट वॉल्यूम में हमें बोल रखा है कि यूनिट वॉल्यूम में आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n है। अगर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास n एटम है तो ये सारे के सारे अगर डाइपोल बन जाएं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यूनिट वॉल्यूम में अगर 4 एटम है तो 4 का डाइपोल मोमेंट आएगा। अगर यूनिट वॉल्यूम में n एटम है तो n का डाइपोल मोमेंट आएगा। अब आप मुझे बताइए अगर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p आता है तो n डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, np। लेकिन क्योंकि ये n किस में है, यूनिट वॉल्यूम में है, तो यही हमारे पास np क्या होगा, एकांक आयतन का डाइपोल मोमेंट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हमें एकांक आयतन का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सपोज ये हमारे पास एकांक आयतन था और इसमें हमारे पास 4 एटम थे, चारों डाइपोल बन गए तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 4 टाइम्स p हो गया। तो ये 4p हमारे पास एकांक आयतन में आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो p है वो किसके बराबर होगा, np के बराबर होगा। तो ये p इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, np, और p की जगह हम अल्फा ईल रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n अल्फा ईल। ईल का मान इक्वेशन नंबर 6 से पुट करते हैं तो ईल का मान हमें मिला था ये E प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आप बैक करके देख लीजिएगा तो हमारे पास अब यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है। तो हमें P का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके या अंदर देखो ये P है इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n अल्फा E आ जाएगा प्लस n अल्फा P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर इस P को एक साइड में ले लो तो P 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू n अल्फा E आ जाएगा। और यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाएगा n अल्फा E अपॉन 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये रहा। ठीक है, ये P की वैल्यू है। हम जानते हैं P का मान होता है एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स E। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को तो इक्वेट करते हैं तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट काई और ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से अपन क्या करेंगे, काई की वैल्यू भी यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। जस्ट अ मिनट, काई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो एक बार देखो काई के नीचे अपन 3 से डिवाइड, अच्छा 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा काई माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई इज इक्वल्स टू n अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमें कॉमन लेना है n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये रिलेशन अभी मिला हुआ था, ये यहाँ पे लास्ट मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो रिलेशन मुझे मिल रहा है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो अब हम इस टर्म को इधर भेज देते हैं तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और अब हम इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं तो इधर तो बचेगा काई और इधर हमारे पास बचेगा 3, उधर बचेगा हमारे पास 3, और उसके बाद हम इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं तो काई प्लस 3 को नीचे भेज देते हैं तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। और ये जो रिलेशन है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर मिला हुआ है। हम जानते हैं कि काई की वैल्यू, मतलब हमें ये रिलेशन देखा था एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस काई, तो यहाँ से काई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है एप्सिलॉन आर, तो इस काई की जगह रखो एप्सिलॉन आर माइनस 1 और इस काई की जगह रखते हैं एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो ऊपर तो हमें क्या मिलेगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 मिलेगा, नीचे ये -1 है एक तो और एक प्लस का 3 है तो कितना मिल जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 2, तो ये एप्सिलॉन आर प्लस 2, ये जो रिलेशन होता है दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्लासियस-मोसोटी रिलेशन। ये हमारे पास क्लासियस-मोसोटी रिलेशन होता है। थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज और आ गया, अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक का जो एटॉमिक वेट होता है वो ma है, डेंसिटी रो है और अवोगाद्रो संख्या 9 है, तो हमारे पास एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 11th 12th या 9th 10th में भी मिल जाएगा आपको, रो Na अपॉन ma एक फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास n होता है। तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे इक्वेशन 11, ये जो n की वैल्यू है ये हम हमारे इस फॉर्मूले में रखेंगे, कहाँ पे यहाँ पे, ये n की फॉर्मूला डायरेक्ट आपको 11th 12th में एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी हमारे पास क्या है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और मोलर पोलराइजेबिलिटी याद कर सकते हो आप इसको, मतलब ये भी क्लासियस-मोसोटी का दूसरा रूप है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है वो थ्योरी मैंने, ये हेडिंग है हमारे पास और ये थ्योरी है, पोज करके देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास वो थे, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये ई नोट का एक्सप्लेनेशन, ये E1 का एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम था हमारा, और ये E2 का एक्सप्लेनेशन। E2 हमें मिल जाएगा, डायग्राम आप हिंदी मीडियम वाले से ले लीजिएगा। E3 को हम 0 मानते हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिया, और ये डी का हमने यूज कहीं नहीं किया है तो रहने देना, ये रिलेशन में मिल चुका था, ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया, और ये डेरिवेशन मैंने अभी आपको करके बता दिया है। ये हमारे पास क्लासियस-मोसोटी था, और n की वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन नंबर 12 मिल जाएगा जो कि क्लासियस-मोसोटी का दूसरा रिलेशन है। दैट्स इट, हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।